तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉरियन। कॉरियन देखा जाए तो एग्ज़ाम बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉरियन होता क्या है? कॉरियन इज़ बेसिकली अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि फीटस को पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं। फीटस की दो कवरिंग्स होती है, आपको पता होगा, एक एमनियन और एक कॉरियन। तो कॉरियन इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। अब हम कॉरियन के बारे में पढ़ना चालू करेंगे। मैंने कहा कॉरियन एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें अलग अलग लेयर्स होंगी इसकी फॉर्मेशन में। तो कौन कौन सी लेयर्स होती है? दो लेयर्स होती है इसमें मेनली, एक ट्रोफोब्लास्ट और सेकंड मेसोडर्म। अब ये ट्रोफोब्लास्ट और मेसोडर्म समझने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम समझेंगे, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती है, ये सब चीज़ें। अब जैसे कि ये डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर ये हमारा यॉर्क सैक है, एम्ब्रियो है। अब इसकी लेयर्स देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट लेयर है, यानी ये वाली जिसके अंदर आपको ये ब्लू डॉट्स दिख रहे होंगे, वो है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट इसका नाम क्यों रखा गया है, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। सिनसाइटियम यानी इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उस कोई भी सेल डिवाइडेड नहीं है, सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्मिक पूल में प्रेजेंट है। उसके अंदर जो ये आपको ग्रीन कलर में लेयर दिख रही है वो है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इन दोनों नेम्स के आगे ट्रोफोब्लास्ट लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों ट्रोफोब्लास्ट के ही सब पार्ट है। ट्रोफोब्लास्ट अगेन एक्टोडर्म का ही एक पार्ट होता है। अब अंदर बात करते हैं, एक्टोडर्म हो गई बाहर, अब अंदर है मेसोडर्म। अब ये जितना भी लाइट ब्लूइश कलर से आपको दिख रहा है ये मेसोडर्म है। मेसोडर्म जो इन दोनों सेल्स के बीच में आपको नज़र आ रही है उस मेसोडर्म को कहते हैं इंट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और जो बाकी मेसोडर्म दूसरे एरिया को कवर कर रही है उसे कहते हैं एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। एक मेसोडर्म जो आपको दिख रही होगी जो इन सेल्स के अलॉन्ग है, इसे कहते हैं एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक प्लूरल मेसोडर्म, और एक मेसोडर्म जो ये बाकी सब एरिया को कवर कर रही है, ये वाली मेसोडर्म को कहते हैं एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोइक मेसोडर्म। तो यहाँ तक मैंने आपको ये ब्लास्टोसिस्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर समझा दिया। अब हम कॉरियन की बात करते हैं। तो कॉरियन में कौन कौन सी लेयर्स इन सब लेयर्स में इन्वॉल्व है? कॉरियन में इन्वॉल्व है एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोइक मेसोडर्म, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट, या हम चाहें तो पूरा ट्रोफोब्लास्ट। तो कॉरियन बना कैसे हैं? कॉरियन अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेयर प्लस सेकेंड लेयर प्लस थर्ड लेयर, इन तीनों लेयर्स को मिलाकर हमारा कॉरियन तैयार हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा कॉरियन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं, उस डेवलपमेंटल चेंजेस की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देयर आर सर्टेन इरेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट से बाहर प्रोट्रूड होती है। यानी कि ये जो बाहर वाली लेयर मैंने बताया सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है, इसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे करके बाहर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। न्यूमरस होते हैं, ऐसा नहीं होता कम होते हैं, पूरे अलोंग द सर्कमफेरेंस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, इनकी जो अंदर की लाइनिंग है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाने लग जाती है, यानी कि इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट भी अब इन्वॉल्व हो रही है धीरे धीरे। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं, जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट जब इन्वॉल्व हो जाता है तो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं कॉरियोनिक विलाइस। जो पहले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी थी इनिशियली, इसे कहते हैं प्राइमरी स्टेम विलाई, और जब उसके अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर लाइनिंग आ गई तो उसे हम लोग कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। अभी इसका डेवलपमेंट यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर और भी डेवलपमेंटल चेंजेस आएंगे। क्या अभी तक मैंने क्या बताया, जो साइटोट्रोफोब्लास्ट था सिर्फ साइटोट्रोफोब्लास्ट ने इसकी अंदर लाइनिंग बनाई थी। अब धीरे धीरे जो इसके नीचे एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोइक मेसोडर्म थी वो भी इसके अंदर इसका सेंट्रल कोर बनाने लग जाती है। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जब उन विलाइज में सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट सबसे बाहर, सेकंड नंबर पर साइटोट्रोफोब्लास्ट और थर्ड नंबर पर मेसोडर्म आ जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी विलाई। अभी भी इसका ख़त्म नहीं हुआ डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर जब तक उसको न्यूट्रिशन ना मिले वो लिविंग नहीं रहता, वो डेड हो जाता है। तो उसके न्यूट्रिशन के लिए उसके अंदर हमें ब्लड सर्कुलेशन कराना ज़रूरी है। अब वो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से होगा? जो मेसोडर्मल सेल्स लास्ट स्टेप में उसके सेंट्रल कोर फॉर्मेशन करी थी वो डिफ्रेंशिएट कर ब्लड वेसल्स में
और ब्लड सेल्स में, जिससे कि ये जो विलाइज है इनको न्यूट्रिशन पहुंच सके और ये लिविंग रह सके, ये थोड़े दिनों बाद डेड ना हो जाए। जब इनके अंदर मेसोडर्मल सेल्स, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स भी बना देती हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टर्शरी विलाई। टर्शरी विलाई का एक खास जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो है कि इसके अंदर विलियस कैपिलरी सिस्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। जो ये ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स आए हैं ये मिक्स होके कंबाइन होके विलियस कैपिलरी सिस्टम प्रोड्यूस करती है। अब मैं आपको इसके टाइम स्टेम्स बताऊंगी। प्राइमरी स्टेम विलाई जो है वो 3rd वीक के बिगनिंग में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी विलाई 16th डे पे फॉर्म हो जाती है और जो टर्शरी विलाई है वो 21st डे पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम आगे की बात करते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ प्रेगनेंसी कोरियन में या कोरियोनिक विलाइज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब ये मैंने क्या बनाया, बाहर ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये कोरियोनिक विलाइज है। ये डायग्राम यूट्रस का है, थोड़ा अलग तरीके से बनाया आपको समझाने के लिए। ये बाहर सारी यूट्रस की मस्कुलर लेयर्स है, ये अंदर यूट्रस की बॉडी कैविटी है और ये हमारा कोरियोनिक विलाइज बाहर है। इनिशियली क्या होता है, जो कोरियोनिक विलाई होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीट सर्कमफेरेंस पे बिखरी हुई होती है। अब इसमें जो नई बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ कि ये जो यूट्रस की मस्कुलर लेयर्स होती हैं इनका नाम क्या होता है। कोरियोनिक विलाई से एडजेसेंट वाली लेयर इसे कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ क्यों कहते हैं? डेसिडुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर द प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ द पार्चुरेशन ये वाली एंडोमेट्रियम की लेयर डिग्रेड हो जाती है, डेसिडुएट हो जाती है और बाहर आ जाती है पार्चुरेशन के बाद। इसे कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। जो ये लेयर कोरियोनिक विलाई के बाहर कवर कर रही है इसे कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। कैप्सूल जैसा फॉर्म कर रही है इसलिए कैप्सुलरिस। और जो ये लेयर बाकी लेयर बच गई इसे कहते हैं डेसिडुआ पेराइटलिस। अब आगे क्या होता है प्रेगनेंसी की एडवांसमेंट के साथ धीरे धीरे। पहले आपको मैं एक और बात बताती हूँ। जिस साइड से हमारा जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल और उसके अपोजिट साइड को कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। जो कोरियोनिक विलाई पहले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया पूरे सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट थी, अब वो कोरियोनिक विलाई जो एम्ब्रियोनिक पोल पे है वहाँ एनलार्ज होना चालू हो जाती है, ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करती है, ज़्यादा साइज़ में एनलार्ज होती है, उसे हम लोग कहते हैं, उनका साइज़ इंक्रीज हो जाता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम। बाकी लेयर्स एज इट इज़ रहेंगी जैसे मैंने आपको बताया, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेराइटलिस एंड ये एडजेसेंट लेयर डेसिडुआ बेसिलिस। अब जो ये वाला एरिया रह गया है इस वाले एरिया में आपको कोरियोनिक विलाइज नहीं दिखाई दे रही होंगी। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि जो ये कोरियोनिक फ्रोंडोसम प्रोड्यूस हुआ है इसने एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स भी ले ली है, जिस वजह से बाय द 3rd वीक जो एब एम्ब्रियोनिक पोल की कोरियोनिक विलाइज होती हैं वो डीजनरेट करने लग जाती है और इस एरिया में कोई कोरियोनिक विलाई नहीं बचती। उसे कहते हैं कोरियोनिक लिव। हमने अभी तक जितनी बातें पढ़ी हैं उसका मैं एक ओवरऑल व्यू दूंगी आपको। ये यूट्रस है, ये यूट्रस की यूट्राइन कैविटी है, ये कंप्लीट कोरियन है जो रेड कलर से दिख रहा होगा। इसका एम्ब्रियोनिक पोल पे कोरियोनिक फ्रोंडोसम है, एब एम्ब्रियोनिक पोल पे कोरियोनिक लिव है। जो लेयर इसके एकदम एडजेसेंट है वो डेसिडुआ बेसिलिस है, लेयर जो इसको कवर कर रही है वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है और जो लेयर आउटर मोस्ट पार्ट पर है वो डेसिडुआ पेराइटलिस है। सो अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।